अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान निगरां सेटअप के क़याम के बाद मुश्किलात के भंवर में जैसे फंसता ही चला जा रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के होशरुबा रेट्स और दूसरी तरफ अवाम को रिलीफ फराहम करने के वादे वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर सिर्फ एहतजाजी मुजाहिरों को ठंडा करने के लिए सही, लेकिन बिजली के रेट्स में जिस रिलीफ की बात की गई उसमें IMF सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आ चुका है और उसे रद्द कर चुका है। दूसरी तरफ इस महंगाई ने ताजिर और कारोबारी तबके को दिन में तारे दिखा दिए हैं और यही वजह है कि हुकूमत के दिलासों से गैर मुतमईन अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। वरना किस मुल्क में कोई फौजी सरबराह कारोबारी तबके के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाता है। लेकिन इसमें सरासर कसूर हमारी सियासी क़यादत की नाअहली का है और ऐसे में अब जनवरी फरवरी में इंतखाबात होते हुए नजर भी आ रहे हैं या कम अज कम उम्मीद की जा सकती है। लेकिन माशी चैलेंजेस के साथ साथ दहशत गर्दी जैसा मसला भी सर उठा रहा है। इन हालात में मौजूदा निगरां हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, ये बहुत ही अहम होगा और आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर डिटेल में ज़रूर बात करेंगे कि ना तो माशी चैलेंजेस बल्कि इसके अलावा दहशत गर्दी और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन की जो फिजा बन रही है इसमें इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी मौजूदा निगरां हुकूमत की नज़र नहीं आती है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे तारुफ होंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करना चाहूँगी हुमायूं साहब आपसे, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं। राना साहब मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकॉनमी का, और हम पूरे एक हफ्ते से तकरीबन ये सुनते आ रहे थे कि इकॉनमी के लिए कम से कम जो ख़ास तौर पर बिजली के निर्ख हैं इसके ऊपर निगोसिएशन हुई और ये कहा गया कि रिलीफ फराहम करने की किसी हद तक कोशिश ज़रूर की जाएगी। लेकिन आज हमें ये पता चला कि IMF की तरफ से वो जो सजेशन था इस गवर्नमेंट का कि जो सब्सिडी वो देंगे या जो रिलीफ देंगे वो सजेशन रद्द कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जो एस्टिमेट्स आप दे रहे हैं वो एस्टिमेट्स तो उसको मैच ही नहीं करते जो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर फिगर्स हैं। तो सर क्या कहेंगे कि क्या वाकई वो रिलीफ की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई और बज़ाहिर ये निगरान सेटअप कुछ कर नहीं पा रहा है चाहने के बावजूद भी आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो आई डोंट नो कि मेरे लिहाज से निगरां हुकूमत के क्या क्या स्कोप में आते हैं, क्या वो इस सारी चीज़ों को इसको एड्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके स्कोप में आते हैं। उनके स्कोप में एमरजेंसी तौर पे बाज़ जो बायलैटरल या जो मुख्तलिफ से उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक के साथ और एक दो ऐसे मुआहदे आ रहे हैं जिनको किसी ने साइन करना था, तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था कि ये खाली इसको कर ले एंड देन दे बेसिकली उनका काम है कि वो मेक श्योर करें कि जो इलेक्शन कमीशन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करे ताकि इलेक्शन हो जाए और इस दौरान में कोई बड़ी तब्दीलियां वगैरह ना करें। ये उनका स्कोप है। उससे बाहर जाना या 90 डेज से ज़्यादा रहना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। अब बात आ जाती है जो चैलेंजेस हैं, जो आप कह रही हैं कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। देखिए इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए जो आप इकोनॉमिक चैलेंजेस को एक फॉर द टाइम बीइंग इसको छोटा करके देख लें। एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस के लिए आपको एक माहौल चाहिए होता है कि वहाँ पे काम हो। जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपका बिज़नेस, आप नो मैटर जितना भी पैसे इंजेक्ट करेंगे वो पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे आप कबूतर आए और दाना खाएं। अगर नीचे शोर हो रहा है कोई कबूतर आएगा नहीं, चाहे आप जितना मर्जी दाना रख लें वो दाना ज़ाया हो जाएगा, वो रोटी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन कबूतर नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बेसिक मसला था वो हम लोगों ने ये हुआ था कि पहले हमारे जो कैपेसिटी थी वो कम थी, तो हम लोगों ने क्या किया 1994 में, फिर 2002 में, फिर 2006 या 8 में, फिर 2015 में हमने चंद मुआहदे किए और वो क्या किया, वो 75 IPPs के साथ मुआहदे किए। उनके साथ हमने जो बेसिक किया वो ये था कि हमने उन्हें कहा कि हम 14 सेंट में आपसे इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदेंगे और हमने अपनी कैपेसिटी बताने के लिए हमने कैपेसिटी बिल्डअप की 41,000 मेगावाट्स के लिए, हालांकि हमारी ज़रूरत 28,000 मेगावाट्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 13,000 मेगावाट्स जो है ये हमने एक्सेस कैपेसिटी बना दिया। अब इसका ये हो जाता है उस जो डील थी उसमें ये था कि जो कैपेसिटी है आपकी, आप अगर उससे हम उतना ना भी ले हम आपको कैपेसिटी पेमेंट देंगे, नंबर 1। तो वो हम 13,000 की एक्स्ट्रा, एक मिनट है। नंबर 2,
हमारे इस इलाके में सबको जो जो बिजली वो मुहैया कर रहे हैं या वो बना रहे हैं वो $0.14 के लिहाज से कर रहे हैं। हम लोग कितना कर रहे हैं? $14, 14 सेंट्स, और वो 0.14 सेंट्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम उनसे, वो हमारे 10% बना रहे हैं, हम 90% मोर एक्सपेंसिव है, तो हम दुनिया के साथ नहीं कर सकते। नंबर 3, मुझे एक समझ नहीं आती कि साहिवाल में एक कोल प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की है, वो साहिवाल में क्या कर रहा है, किसने बनाया, किस सर मैं सारे पॉइंट्स पे अभी इकट्ठे तो बात नहीं कर सकती ना, इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं राना साहब को भी शामिल कर लेती हूँ। राना साहब, सर पहले तो एक कंफ्यूजन है, वो ये कि जिस तरीके से कल एहसन इकबाल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी ये जो कुछ भी हुआ है खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी, और उन्होंने कुछ दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात की, उन्होंने चीनी के ऊपर भी बात की, उसके ऊपर सारा मलबा उन्होंने पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। ये क्योंकि 2-3 बड़े ऐसे इशूज़ हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टली आवाम से रिलेटेड हैं, चाहे बिजली के रेट्स हों चाहे चीनी के रेट्स हों, जो अब 220-230 क्रॉस कर चुकी है। तो सर पीपल्स पार्टी में तो डायरेक्टली उन्होंने डिसओन कर दिया कि जी ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं है। नवीद कमर साहब ने कहा, जरदारी साहब तक ने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने लेट डिसीजन किया था। सर ये दोनों चीज़ें मुझे बताएगा, क्योंकि इस वक्त शायद अवाम की तरजीह ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, उनकी तरजीह ये है कि उनके पास खाने को कुछ है या नहीं, और दूसरा ये कि उनके पास बिजली मैसर है या नहीं। ये दोनों इशूज़ पे सर क्या टेक है? क्या वाकई पिछली गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं जो आज फेस कर रही है निगरान गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उन ईसीसी की मीटिंग्स में मैं भी मौजूद था। ये जो फैसला लिया गया चीनी के ऊपर, उस वक्त जो एजाफ रखे गए उसके अंदर वापर चीनी मौजूद थी, और इनकी कोशिश थी चीनी वालों की कि कोई 5 लाख से 1 मिलियन टन जो है वो इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, जबकि ऐसी इजाज़त नहीं दी गई। इनको शुरू में 1 लाख टन की और फिर 1.5 लाख और टन की इजाज़त दी गई, टोटल 2.5 लाख टन की। और उस वक्त जो चीनी के अहदाफ थे वो काफ़ी थे, वाफर थे। अभी भी जब हम ये चीनी छोड़ के गए तो 2.3 मिलियन टन की जो है वो चीनी हम छोड़ के गए, और 5 लाख टन माहाना कंजम्पशन है। तो दिसंबर तक पाकिस्तान में चीनी मौजूद है और एक्स्ट्रा है मौजूद 1 महीने की, क्रशिंग सीजन से पहले। इशू ये है कि पाकिस्तान में होर्डर्स हैं, मिडल मैन हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं। तो ये डे टू डे मैनेजमेंट का मामला है। अगर इसके ऊपर निगरान हुकूमत अपना चेक एंड बैलेंस ठीक रखे तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वो आप पास वाफर भी है लेकिन उसमें मिडल मैन अगर फायदा उठाना शुरू कर दें तो उसकी कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक चीनी के ऊपर तो ये मामला है। देखिए, बिजली का जहां तक मामला है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास बहुत कैपेसिटी थी तो 12-12 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही थी 16-16 घंटे 2013 में? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे जेनकोज हैं, पुराने जो हैं जो पावर प्लांट्स जो हैं, जो गैस के ऊपर हैं, जो फर्नेस ऑयल के ऊपर हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। ये जब हम 41,000 मेगावाट गिनते हैं तो उसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अब फीजिबल नहीं है जिनको चलाना। आपने बहुत सारे उनमें से रिटायर भी कर दिया है। तो उस वक्त ये जरूरी था, और हमने जो मुआहदे लगाए वो हमने कोयले के ऊपर और एलएनजी के ऊपर लगाए, जो उस वक्त की तर्ज में शॉर्ट टर्म में सस्ती तरीन बिजली बनाते थे, और हमने सस्ती तरीन बिजली एनर्जी मिक्स को कम किया, उसकी कॉस्टिंग को कम किया जब हमने ये मुआहदे लगाए। देखिए, अब ये कहना कि ये सारा कैपेसिटी पेमेंट्स का है और कैपेसिटी पेमेंट्स, तो ये मैं आपके जो लोग सुन रहे हैं उनके समझाने के लिए मैं बताऊं कि ये जो 2000 अरब की बात हो रही है उसमें से 30 से 40% इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का है। अगर डिवैल्यूएशन ना हो तो ये इम्पैक्ट निकल जाए, फिर जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट है। तो ये कहना कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे अगर रीनिगोशिएट हो जाएं, तो इन्होंने 27 मुआहदों को रीनिगोशिएट किया और पीटीआई ने, और उनका 85 पैसे का टोटल इम्पैक्ट आया। बिल्कुल, अगर कोई मुआहदा ऐसा है जिसमें गुंजाइश है रीनिगोशिएट करने की तो वो कर ली जाए, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप टेक एंड पे मॉडल पे भी जाएं, मिसाल के तौर पे आप 6 महीने बिजली लें और 6 महीने ना बिजली लें उनसे, तो उसके जो 6 महीने आपने बिजली लेनी है उसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स बिल्ट इन हो जाएंगी। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? 70% जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उस पे लोन लिया होता है, उसकी इक्विटी होती है, उसकी पेमेंट्स को जब उनको आप वापस करते हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर बिल्ट इन होता है वो मॉडल। और ये और दुनिया में ये मॉडल है कैपेसिटी पेमेंट्स का। तो ये कहना, ये तासर देना, पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा एक चीज को ईवल बना दिया जाता है।
फिर उसको बेचा जाता है कि ये सारे हमारे मसाइल इसकी लेकिन वजह सर से इसको हल इवेंचुअली हो जाएंगे। लॉस तो चले आवाम का ही हो रहा है ना, क्योंकि इस वक्त जो रेट्स है, मुझे एक मुख्तसर देखिए, वक्फा लेने दें। मैं वापस एहसान साहब आपकी तरफ भी आऊंगी और मैं मोहम्मद साहब से भी उनका टेक लूंगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद भी ऐसे इशूज़ हैं खासतौर पर इकॉनमी से रिलेटेड। चलें, बिजली तो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिस पे अवाम जो है वो परेशान है कि आया वो रिलीफ हमें मिल भी सकेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये मामला लटक चुका है। लेकिन अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो फिर मईशत के हवाले से चैलेंजेस से निपटने के लिए भी हमें निगरां हुकूमत नाकाम नजर आती है, क्योंकि इस किस्म के इंपॉर्टेंट इशूज़ को भी अब आर्मी चीफ टेकअप कर रहे हैं और वो अब ताजिर कम्युनिटी से मिल रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पिछले कुछ रोज़ में ये भी देखा कि जहां मईशत के चैलेंजेस हैं और ताजिर बरादरी और कारोबारी तबके को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां लाहक हैं, वहीं उन्होंने निगरां हुकूमत से मिलने से बेहतर ये समझा कि वो आर्मी चीफ से मिले और उनके सामने अपने मसाइल रखें। यही हम अपने दोनों मेहमानों से भी जानेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों पेश आ रही है कि किसी भी मुल्क में क्या आर्मी चीफ को इस किस्म के इशूज़ को टेकअप करना चाहिए। मैं हुमायूं साहब सर आपसे शुरू करूंगी कि माजी में क्या ऐसी मिसालें मिलती हैं। हमने पहले भी देखा कमर बाजवा साहब किसी हद तक कभी ना कभी हमें नजर आते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के विजिट्स हों उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ज्यादा इफेक्टिवली काम करते थे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी सर यही किया। लेकिन ये जो निगरान सेटअप है ये अपने चैलेंजेस से निपटने में हमें बिल्कुल सिफर नजर आ रहा है। सर क्या जरूरत पेश आ रही है आर्मी चीफ को यकीन दहानियां कराने की कि जी मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है, जब गवर्नमेंट खुद ही मौजूद नहीं है उन मीटिंग्स में? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो शुगर का मसला है ना, अगर हमारे आप ये देखें वो पॉलिटिशियन जहांगीर तरीन है, आसिफ अली जरदारी साहब है, शरीफ फैमिली है, हुमायूं अख्तर वगैरह है, ये सारे लोग, अगर यही लोग सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनकी है, ये अपनी शुगर को 5 रुपए के प्रॉफिट के बाद बेच देना, ये क्यों उसके ऊपर 50-50, 100-100 रुपए प्रॉफिट ले रहे? वो कम कर ले, उसके बाद कर ले, जो इनकी कॉस्ट है कॉस्ट के ऊपर 5 रुपए प्रॉफिट करें और उसके बाद ले। लेकिन नहीं, यही लोग शामिल हैं इन सब, इन्हीं लोगों के आगे जो आईपीपीज है उनमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों के शेयर है। सो मेरे लिहाज से तो ये सारे, चाहे जो भी आते हैं, चाहे आजाद दाऊद है, जो भी है, पार्टी के दौर में मुख्तलिफ अखबार में शुगर का क्राइसिस तो रहा है, ये पहली दफा तो नहीं हुआ सर। ये लोग तो यही शामिल है ना, इन्हीं लोगों की वजह से क्राइसिस आ रही है, इन्हीं लोगों की वजह से प्राइस बेसिकली आप कह रहे हैं कि माफिया सिस्टम को खत्म होना चाहिए। माफिया, ये यही सारे लोग माफिया है ना, और कौन है? अब आगे बात की आपने क्या, देखिए मेरे लिहाज से मैं ये समझता हूं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए के बगैर आप जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी बीच में पैसा इन्वेस्ट कर लें, ये आपका सारा पैसा उड़ जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उसकी बजाय मेहनत क्या करनी चाहिए, आप इन्हीं लोगों को कहें जो आपके जान पहचान के लिहाज से या जो आपके एश्योरिटी के लिहाज से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं को आप कहें, आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि 3 महीनों के अंदर अंदर अपने इलेक्शंस कराएं। उस इलेक्शंस के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट की बेशक आप थोड़ी बहुत मदद करके कर ले और ये चीज कर ले, और उसके बाद लेट द इलेक्टेड गवर्नमेंट डू देयर जॉब। ठीक है, इट इज द, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्शन ही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर लेंगे, आपका सारा पैसा जाया जाएगा, क्योंकि कोई बंदा इन लोगों के साथ इन्वेस्ट अगर कर ले तो वो पैसा जाया हो जाएगा, कोई और वो बीच में आएगा नहीं। ये बेसिक प्रिंसिपल है बिजनेस का, और उसके लिए आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लाए, आपकी इन्वायरमेंट इस वक्त उसके लिए साजगार नहीं है कि वो बिजनेस कर सके। इन्वायरमेंट तब साजगार होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के या किसी भी बड़ी पार्टी के वो आ नहीं सकती। लेकिन वो जो 16 माह की हुकूमत रही है वो भी कम से कम उसको हम पॉलिटिकल स्टेबल तो समझ सकते हैं ना, वो इंटरम नहीं थी। लेकिन चलिए मैं राना साहब का टेक लेती हूँ, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर ये जो 3 महीने की बात की जा रही है, पीटीआई अभी भी उस नैरेटिव पे कायम है, पीपल्स पार्टी भी उसकी हम नवा है कि जी 3 माह में आईनी तौर पर तकाजा है, इलेक्शन होने चाहिए। सर अब आप ही की जमात की अता तारर साहब ने भी यहाँ तक कह दिया कि जी अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो हो सकता है कि एक ही ट्रक के ऊपर पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी, और शायद पीटीआई से बात भी हो जाए। तो ये कंफ्यूजन अभी भी क्यों मौजूद है सर कि वक्त पर इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह रहा है कि इंतखाबात हर सूरत में जनवरी से फरवरी में हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इनको कितना फिक्र है और इनको कितना पता है कि वो कितनी अहम होती है मईशत के लिए,
यही वजह है कि इन्होंने 16 महीने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी और इन्होंने जो बयानिए लिए कि ये अमेरिकन साजिश है, इंपोर्टेड हुकूमत है, मीर जाफर, मीर सादिक, फिर IMF को खत लिखे, फिर इन्होंने कहा जी जिनसी ज्यादतियां हो रही हैं जेलों में इनके लोगों के साथ, जो कि झूठ था, वो भी प्रोपेगेंडा था। इस तरह का जो पूरा इन्होंने रवैया लिया, कभी सड़कों पे, कभी सड़कें जाम, कभी लॉन्ग मार्च, ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए और उसके अंदर ये कामयाब रहे। इन्होंने मईशत को ना तलाफी नुकसान पहुंचाया 16 महीनों में। जिस तरह की मैं समझता हूं कि प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी इन्होंने सियासत की, तो बिल्कुल इससे जाहिर होता है कि इनको जानते हुए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अहम है, इन्होंने अटैक ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किया। लेकिन राना साहब, सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन देखें अब चेयरमैन PTI ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तमाम जमातों से भी तैयार हैं, इदारों से भी तैयार है, और मेरा ख्याल है माजी में भी उन्होंने 1-2 मरतबा इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन सर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों उस ऑफर को हमेशा रिजेक्ट किया? अगर मुल्क के मफाद में सोचें तो बात तो की जा सकती थी। देखें, ये तो इनका भांडा तो परवेज खटक साहब ने फोड़ दिया है कि ये लोग हमें निगोशिएशंस के लिए भेजते थे और जब सब कुछ तय हो जाता था तो इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते थे। यानी कि वो तो कहते हैं हमारा मजाक बनाया हुआ था कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं छोड़ी इन्होंने, कि हमारे से कोई निगोशिएशन ही नहीं सीरियसली करता था, कि सबको पता था कि ये अहमी ड्रामेबाजी हो रही है, इनको भेज दी है टीम, इनसे कोई चीज तय पाएगी और जब तय पा जाएगी, जब नजर आ रहा होगा। उन्होंने तो कहा 2 दफा इलेक्शन नजर आ रहे थे हमें, लेकिन वो इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया। तो जब एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा ये ढंडोरा पीटता रहा कि मैं तो फौज से बात करूंगा, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, आज जेल में बैठे उसको याद आ गया कि कोई सियासतदान भी हैं, कुछ सियासी जमातें भी हैं जो कि उसको पहले नहीं याद आई, तब नहीं याद आई जब वो हुकूमत में था। नहीं, लेकिन राना साहब वक्त सर बदलता है ना, मैं वक्त बदलता है। मोमन साहब, सर ये बताएं कि अब तो लोग कह रहे हैं कि मियां साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हो गए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो कभी किसी का अच्छा वक्त होता है, कभी किसी का अच्छा वक्त होता है। इस तरह है कि राना साहब ने सारी बातें की, लोगों ने ये नहीं बताया कि कितने निकम्मी थी इनकी टीम। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब वो आए थे तो उस वक्त पेट्रोल 150 का था, तो अब पेट्रोल 305 का है। वो इतने उन्होंने ये नहीं बताया। सर आपने जाते जाते उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने नहीं देखिए ना, तो आते साथ ही सब्सिडी खत्म कर देते किसी ने मना किया था, निकम्मे थे ना, नहीं पता था। ठीक है, अगर इनको पता होता, इनके टाइम पे जब ये आए थे 92% लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, अब सिर्फ 20% रह गया। अच्छा, ये इतने निकम्मे थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में -8% ग्रोथ की है, हमारी दफा 10% थी ग्रोथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद GDP 6.1% से ये 0.28%, 5.71% ड्रॉप किए इन लोगों ने, ये इतने निकम्मे थे। देखिए बात ये हो जाती है, ये जो लॉन्ग मार्च होता है ना, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है। इन लोगों ने भी लॉन्ग मार्च किया है। जब बिजली महंगी हुई थी 5 रुपए या 10 रुपए, उस वक्त मरियम नवाज के आप जरा देखिए वो क्या कहती थी, उन लोगों ने क्या क्या किया। और अभी रिसेंटली उन्होंने ये सारी चीजें जो थी ना, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हाँ, इनको पता था कि चूंकि ये 2 नंबरी से आए हुए थे, तो इनको पता था कि ये लोग उसको रोक नहीं सकते। 2 नंबरी से आए थे, यानी आप कह रहे हैं ये तो 100% 2 नंबर। इन्होंने तो आज तक कोई काम 1 नंबरी से किया नहीं है ना। अगर इन्होंने 1 नंबरी से किया होता तो ये IPP के मुआहदे ना होते। अगर इन्होंने 1 नंबरी से किया होता तो ये मोटरवे 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबी ना होती। उस 100 किलोमीटर की वजह से आप ये सोच ले कि कितना पेट्रोल कंज्यूम होता है। वो सारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, उस इंपोर्ट के पैसे देने पड़ते डॉलर्स में। ये इनके निकम्मापन है। बिजली के बिल जो, ये याद रखे, 2 खरब रुपए इस दफा हमने सर्कुलर डेट देना है। वो सर्कुलर डेट कितना है? 1.5 खरब रुपए डिफेंस का बजट है, 0.5 खरब रुपए सिविल बजट है। ये दोनों मिला के 2 खरब रुपए होते हैं। वो इन लोगों की नालायकी की वजह से। ये एक पॉइंट तो जस्टिफाइड है ना, नहीं, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है? सर PTI दौर में भी कुछ गलतियां तो हुई हैं, हर सियासी जमात सीखती जरूर है। मेरी बात सुने, एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया था पहले 1 साल। हाँ, एक वाक्य हुआ है, उसका भी अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना करते, अगर इलेक्शन वक्त से मार्च में हो जाते, तो फिर ये मसले, ये जो बहुत गंदा वाक्य हुआ जिसकी हर एक मजम्मत कर रहा है, बस शुमूल
पीटीआई के हर एक कह रहा है वो वाकई सर आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि अब इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मेरे पर टाइम बहुत कम है, मैंने राणा साहब की तरफ भी जाना है सर, वो ये कि अभी खबरें ये आ रही हैं कि सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो कुछ मीटिंग्स भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, और हो सकता है कि बज़ाहिर तो टेक्निकली उनका टेन्योर 6, 8 या 9 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, लेकिन टेक्निकली वो नहीं जाएंगे, ये भी एक दुरुस्त बात है। सर आपके ख्याल में क्या वो जाने से पहले कोई अपसेट कर सकते हैं, कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करके, क्योंकि कुछ ना कुछ आईनी पावर्स तो उनके पास अभी भी मौजूद हैं। इस तरह है, मुझे क्विकली जवाब दीजिएगा, मैंने राणा साहब की तरफ जाना है कि एक्ट के तहत जी जी इस वक्त जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अभी भी प्रेसिडेंट का है। इसमें दो राय हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं ना उनकी दो राय। अब उसमें इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा वो इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट वो कर लेता है, अनाउंस कर लेता है, तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी किस जगह पे, उसकी फिर वो जाएगा कोर्ट में, कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करती है, क्योंकि कोर्ट्स का काम है इंटरप्रिटेशन करना, हमारा काम है लॉ बनाना, कोर्ट्स का काम है उसका इंटरप्रिटेशन करना और वो करना। फिर जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगी, ये वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने पीटीआई को अपने टेन्योर से निकाला है, वरना एज फार एज जिस साइफर की ये बात करते थे, जिसको ये कहते थे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जिसकी बेसिस पे साहब माजरत सर, इस तरह तो टेक्निकली जो पानामा था ये भी पूरा इशू था, इसके ऊपर नून लीग का भी सर नैरेटिव यही है कि उनको भी निकाला गया। चले मैं लास्ट कमेंट से राणा साहब का ले लेती हूँ। राणा साहब से बहुत सारी चीजें, डॉलर का रेट सर जहां पहुंच गया है, तकरीबन 6000 अरब के करीब कर्जा पाकिस्तान का बढ़ गया है, उसका भी जिम्मेदार नून लीग को ठहराते हैं। बिजली के रेट बढ़ते हैं, उसका भी जिम्मेदार नून लीग को ठहराते हैं। सर पीडीएम में कितनी जमातें थी, कोई एक भी उसके साथ उस बोझ को उठाने को तैयार नहीं है, सब सारा नजला और मलबा नून पर ही डाल रहे हैं सर। तो क्या जरूरत पड़ी थी नून लीग को सर पीडीएम के साथ हुकूमत बनाने की, चलने देते पीटीआई को चल रही थी तो? ऐसा नहीं है, हम तो डॉलर को 115 रुपए पे छोड़ के आए थे, बिजली 9 रुपए यूनिट पे थी और महंगाई 4 से 5% के अंदर थी। ये तो 16 माह की हुकूमत थी जिसने फायर फाइटिंग की, आग बुझाई, जो पीटीआई लगा के गई, और इसके अंदर जो बड़ी चीजें करने गई, जो तो इन्होंने इतनी कहानी सुनाई 1100 अरब के सर्कुलर डेट को वो जब 2500 अरब पे ले गए, तो फिर उसके फ्लो को आईएमएफ के मुआहदे के तहत रोकना पड़ा। हमने तो 16 माह में देखे, 16 माह की हुकूमत ना कोई बड़ी पॉलिसी चेंजेस लेके आ सकती है, ना कोई वो अपने जो पॉलिसी चेंजेस वो लेके आती है उसके रिजल्ट्स जो है शो कर सकती है। एक शॉर्ट टर्म हुकूमत थी जिसका मेजर रोल ये था कि उसने आईएमएफ का वो मुआहदा बहाल किया जो पीटीआई ने किया था, और पीटीआई ने उसको फाड़ के कूड़े की डस्टबिन में फेंक दिया। तो अगर वो हम मुआहदा ना बहाल करते तो डिफॉल्ट हो जाता। तो ये सारा काम किया, जो एक तबाही मची वो तब मची जब पीटीआई इक्तदार में आई, जब स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। तो तब वहां से जब इन्होंने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे और आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, और आईएमएफ के पास के लेट गए, और फिर उसके बाद इन्होंने 4-5 अपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, और एक के बाद दूसरे को कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहा है। ये इनके अपने उमर अयूब साहब ने कहा था कि 300 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, इनको पता था ये क्या करके जा रहे हैं। इनके अपने एफबीआर के चेयरमैन ने कहा था, शबर जैदी ने, कि ये मुल्क दिवालिया कर गए हैं। इनके अपने शौकत तरीन ने कहा था, साहब इससे एग्री नहीं करते, लेकिन राणा साहब क्विकली सर कंक्लूड कर लें सर, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। देखें, कंक्लूजन यही है कि हमने तो इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया। अब जो केयर टेकर निजाम है उसको अच्छी डे टू डे मैनेजमेंट करनी है, जो मैं समझता हूं उनको समझ नहीं आ रही। एक बेहतर टीम के अंदर और लोगों को वो इंडक्ट करें जो इन चीजों को समझते हैं, ताकि कम से कम डे टू डे मैनेजमेंट में कमी पेशी ना आए। अगर होल्डर्स हैं, अगर मुनाफाखोर बहुत बहुत शुक्रिया राणा एहसान अफजल साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। यकीनन टीम को, निगरान सेटअप को अच्छी टीम जरूर मुंतखब करनी चाहिए, लेकिन जब उस टीम की वजीर खजाना ये कहे कि अगर मुझे पता होता कि इस मुल्क में इतना क्राइसिस है और सूरत हाल इतनी खराब है तो मैं ये ओहदा लेती नहीं, तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी टीम का क्या हाल होगा। कम से कम सियासी सतह के ऊपर ऐसे बयानात देना एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकते हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद मईशत की जो सूरत हाल है इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आवाम को ये उम्मीद थी बल्कि खुशी थी कि शायद आने वाले दिनों में बिजली के निर्खों में कुछ खातिर खा कमी होगी, लेकिन उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया क्योंकि IMF की तरफ से जो प्लान बनाया गया था मौजूदा निगरान हुकूमत का, वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हुकूमत का एस्टिमेट था कि तकरीबन 6-6.5 अरब रुपए का फर्क पड़ना है बजट पे, और वो भी अगले 4 माह में आवाम से वसूल किया जाना है। लेकिन IMF ने कहा कि आपके आदाद-ओ-शुमार तो इंतहाई गलत हैं, इससे तकरीबन 15 अरब का फर्क पड़ने वाला है और ये भी आप हमें बताएंगे कि ये 15 अरब रुपए आप कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी कि आवाम से वसूल कैसे करेंगे। इसलिए शायद इसके लिए आवाम को शायद कुछ इंतजार करना पड़े। लेकिन इस इंतजार में एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई, बल्कि इसने 4 चांद लगा दिए कि चीनी के जो निर्ख हैं वो 220 से 230 के दरमियान पर पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा भी होगा और आने वाले चंद हफ्तों में हमें गंदम का बहरान भी देखने को मिलेगा, यानी आटा भी नायाब होने लगेगा। लेकिन ऐसी सारी सिचुएशन में निगरान हुकूमत की पॉलिसीज हमें कहां पर स्टैंड करती नजर आती हैं? क्या वाकई टीम की अहलियत का फुकदान है या फिर जो मसाइल हैं वो साबका हुकूमत इतने ज्यादा छोड़कर गई है कि निगरान हुकूमत के लिए संभालने बड़े मुश्किल हो गए हैं? और इस पूरे सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ मुख्तलिफ शहरों में जाकर ताजिर कम्युनिटी से मिल रहे हैं और उनको ये एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि आने वाले हालात बेहतर होंगे। यकीन रखें और इसकी उम्मीद भी रखें कि कम से कम जो माशी स्टेबिलिटी है वो जरूर आएगी। ऐसे में हमें निगरान हुकूमत कहीं पर भी नजर नहीं आती है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करनी है और इससे बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं सीनियर माहिर माशियात हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये IMF के साथ बिजली के निर्खों के ऊपर क्या मसला हुआ कि अवाम पहले हफ्ता 10 दिन यही सोचते रहे कि शायद कुछ रिलीफ मिल सकेगा, लेकिन अब ये पता चला कि वो रिलीफ भी अभी नहीं मिल रहा, उसके ऊपर ग्राउंड वर्क पूरा नहीं हो सका या दुरुस्त एस्टिमेट नहीं लगाए गए। सर कोई पॉसिबिलिटी रह गई है कि गवर्नमेंट IMF को कन्विंस कर सके? सुसाना साहिबा, एक तो ये है कि बहुत लोग मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, पर पाकिस्तान का जो बजट है, जो पाकिस्तान के इस वक्त आदाद शुमार हैं एक्सटर्नल सेक्टर के भी, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर है, और जो फिजिकल साइड जो मालियाती खसारा है वो, और जो एनर्जी का खसारा है, ये तीनों जो खसारे हैं वो एक लिक्विडिटी का फुकदान क्रिएट करें। यानी कि डॉलर का इनफ्लो कम है, एनर्जी में लोग 80-85% बिल देते हैं, बाकी आपकी सर्कुलर डेट में जाता है। आपके जो T&D लॉसेस हैं वो FY22 में सना साहिबा आप हैरान हो जाएंगी कि पूरे डिस्कोस के मिला के 520 अरब रुपए के थे। अब इसमें बिजली के निर्ख बढ़े हैं, उसमें एक एबरेशन है। एबरेशन ये है कि जुलाई अगस्त का बिल इकट्ठे चला गया है, जिसकी वजह से एवरेज अगर मैं एक बात करूं, चूंकि 7 रुपए बढ़ा था तो वो 14 रुपए बिलों में चला गया है। ये लोगों को बहुत ज्यादा फील हो रहा है। आई थिंक IMF के साथ हमारी जो हमेशा बातचीत हुई है उसमें हमारी एक कमजोरी ये रही है कि हमने नंबर्स या जो क्वांटिटेटिव काम है वो उस तरह का नहीं किया कि हम हमेशा IMF को जो है कन्विंस कर पाते। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान का ये 23वां IMF का प्रोग्राम है और 22 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट छोड़ दिए। अभी जो पिछला प्रोग्राम है आप खुद देख लीजिए कि वो एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम था, पर आज हम इनहराफ कर नहीं सकते IMF के प्रोग्राम से। सो क्वांटिटेटिवली अगर उन्होंने आपको 15 अरब रुपए का फर्क दिया है उस प्लान पे जिसमें आप स्टैगर करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं वो प्लान क्या है पाकिस्तान का, और उसमें एक आपको कुछ बोरो करना पड़ेगा अपने टारगेट्स रखने के लिए, उसकी कॉस्ट शायद वो 15 अरब कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 6 कर रहे हैं। गो बैक ऑन द टेबल, डू द कैलकुलेशन अगेन, मॉडल कीजिए, वापस जाइए उनके पास और कोशिश कीजिए कि ये स्टैगरिंग जो है ये आपको मिल जाए। ये लेकिन खाकान साहब, इसमें सर माजरत के साथ आपकी बात काट रही है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है सर कि क्या वाकई हम इसका जिम्मेदार साबका हुकूमत को ठहराएं और उसमें भी सिर्फ नून लीग को ठहराया जाए? क्योंकि जिस तरीके से भी चीनी का बहरान पैदा होने लगा है और चीनी के जखीरा अंदोजों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो खासतौर पर नून लीग का ये नैरेटिव है कि जी ये तो पीपल्स पार्टी का डिसीजन था, मिनिस्ट्री उनके पास थी। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इसको डिले किया क्योंकि जो एक्सपोर्ट करना था उस डिसीजन को वो होल्ड करके बैठे रहे। तो सर क्या हम इसको किसी इंडिविजुअल जमात का डिसीजन करार दें और उनकी गलती करार दें? क्योंकि जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। सना साहिबा, जहां तक बिजली का ताल्लुक है, कई दिहाइयों से 94 से लेकर IPPs की पॉलिसी से लेकर डिस्कोस को ना बेचने से लेकर मुल्क में स्टैंडर्डाइज टैरिफ रखने से लेकर सब्सिडी के नॉन टारगेटेड रखने तक, ये सारी जो इस वक्त हमारी कई दिहाइयों की जिसे कहेंगे ओमिशंस हैं और एरर्स हैं ऑफ पॉलिसी जजमेंट, उन्होंने आज हमें यहाँ ला खड़ा किया है। इसमें कोई दो आरा नहीं है और इसमें बेशतर चीजें जो हैं
वो फॉल करती हैं इस चीज पे कि हमारी मिनिस्ट्रीज में, मैं फिर बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स या तो है ही नहीं, है तो बहुत ही इस लेवल पे है कि वो ये सारे बहरान मीट नहीं कर पा रहा डे टू डे के, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपने आउटसोर्स की हुई है टू IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। ये पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है। शुगर में भी देखें ना क्या सिचुएशन है, अगर मैं खुल के बात कर, आई अंडरस्टैंड दिस, मैंने शुगर पे चूंकि ऑफ गवर्नमेंट एक रिसर्च पेपर लिखा था अपने एक थीसिस के लिए, तो मैं बहुत समझता हूँ। 15 नवंबर से 15 अप्रैल तक चीनी बनती है, वो एक पूरे मुल्क का स्टॉक बनता है जो पूरे मुल्क को कवर करता है अगले 8 माह के लिए भी। अब अगर ये होना है तो आपके जो एदादो शुमार हैं वो बड़े परफेक्ट होने चाहिए, और उन एदादो शुमार में स्मगलिंग का जो आंसर है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो हमेशा से मालूम है कि जो अराउंड खित्ते की कंट्रीज हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, वहां पोरस बॉर्डर्स की वजह से चीनी जाती है। हम उनकी रिक्वायरमेंट को, कई दफा तो मैं हुकूमत में ये भी कहता था कि यार ये भी देख लो कि कार कंट्रीज में क्या पोजीशन है, वहां तक ना चली जाए। अब हम कह रहे हैं कि हमने 2.5 लाख टन बाहर भेजी, हमें लग रहा था कि इनफ होगी, पर अगर आपको मालूम था कि कुछ स्मगलिंग भी हो सकती है, और हमेशा सना ये है और वो मार्जिन रखना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। और एक ट्रिक ये है, जब भी पाकिस्तान जैसे ममालिक में सप्लाई और डिमांड बैलेंस में अभी आ जाए ना, आप ये कहेंगे नहीं 15 नवंबर तक का आपको एक आध माह का शुगर में बफर रखना है, 15 दिन का बफर स्टॉक रखना है, बिल्कुल, कि कोई भी क्राइसिस हो सकता है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा नजीब साहब, लेकिन अब मेरे और आप जैसे इंसान को ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमें पता हो कि हमारे पास इस महीने तक का स्टॉक है तो हम 15 दिन का एक्स्ट्रा रखेंगे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती? सर, क्या यही वजह है, इस नॉन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर की वजह से ही अब जो कम्युनिटी है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी, वो प्रेफर करती है कि वो आर्मी चीफ जैसी शख्सियात से मिले? हमने देखा कि वो कराची में भी कुछ लोगों से मिले, फिर लाहौर जाकर भी मिले, और उन्होंने कहा कि ये जो अब पूरा सिस्टम है इसको मनी एक्सचेंजेस को हम टैक्स नेटवर्क में लाएंगे और दीगर कामों को भी करेंगे। क्या सर आर्मी चीफ की डोमेन में आता है कि वो इन इशूज को टेकअप करें? मतलब करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सर ये तो निगरान हुकूमत या गवर्नमेंट्स का काम है। गुजारिश इस तरह से है कि आपका क्या ख्याल है कि मेरा तशवीश का लेवल क्या होगा मुल्क के बारे में इस वक्त? आपने फरमाया कि हम समझते हैं चीज़ों को, तो मेरा तशवीश का लेवल एनर्जी, IMF, ग्रोथ पॉलिसी, FDI, इस पे ऑब्वियसली बहुत हाई है। तो आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो तशवीश का लेवल है वो लो होगा? और दूसरा, उस टाइम पे एक केयर टेकर सेटअप है जिसमें एक, अभी भी मैं कह रहा हूं कि उनको केयर टेकर्स को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कल क्या हुआ है, लाहौर कराची में एक कम्युनिकेशन क्रिएट हुई है विद द बिजनेस पीपल ऑफ पाकिस्तान, विद द पीपल, एंड थोड़ा मीडिया ने उसको कैच किया। सो ये है कि समवन इज देयर इज कम्युनिकेशन, जो आशनाई है कि ये इश्यूज बहुत सीरियस हैं, बैक एंड फोर्थ जाने की, आपसे बात करने को तैयार हैं। सर मैं बहुत आपको हमदर्दाना तौर पे ये कहता हूँ, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, ये स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने 24 करोड़ अवाम को लेके चलना है। All of them have to pull in one direction. आप यकीन कीजिए कि हम मुल्क को इस भंवर से तभी निकाल पाएंगे कि ऐसा ना हो कि मैं स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने जाऊं और कल को वो स्टे में चली जाए। ऐसा ना हो कि हर्डल्स इतनी हो कि हम SFI, ये जो काउंसिल बनाई है SIFC, यही वजह है कि इसीलिए जो ताजिर कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि जी चार्टर इकोनॉमी जो है उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होके। तो क्या वो इसी को मद्देनजर रखते हुए मांग रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी? लेकिन अब बेसिक चीजों पे एग्री करना पड़ेगा। मैंने कल एक ट्वीट किया कि समहाउ हम जो बेसिक चीजें हैं ना वो नहीं ठीक कर पा रहे। एनर्जी सेक्टर हमारा काम नहीं है सरकार का चलाने का, हम चलाई जा रहे हैं। PIA 100 अरब का नुकसान कर रही है, हम 22-23 जहाज जो कि एक बहुत ही पुरानी उम्र के हैं, गैस गजलर्स हैं, हम चलाई जा रहे हैं। हमारा ग्रोथ मॉडल पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बढ़ाने पे या मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पे या पाकिस्तान को वियतनाम की तरह किसी सैमसंग से कनेक्ट करने की बजाय ये है कि हम वी विल थ्रो दैट मनी, इन्फ्लेशन होगी और फिर हम करंट अकाउंट के खसारे में चले जाएंगे। हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। हमारे बलूचिस्तान में, मैंने सना एक आर्टिकल लिखा 15 दिसंबर 2022 को, डॉन अखबार में छपा हुआ है, आप भी पढ़िए। मैंने तब कहा था
पाकिस्तान इज अ स्टोरी ऑफ रॉक्स एंड क्रॉप्स। मादनियात पड़े हुए हैं, निकालिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम है सर, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है, लेकिन दो सवाल सर। एक तो ये कि जो डॉलर की कीमत है आपके सामने 230 पे ऑलमोस्ट वो जा चुका है, अब उसकी वजह से अगर मैं 305 पर भी रख के बताऊं तो वो तकरीबन 6000 अरब के करीब कर्जा पाकिस्तान का बढ़ गया विद इन नो डेज। तो सर अब इसका कसूरवार कौन होगा, वो कर्जा कौन देगा? हम और आप जैसे लोग, पाकिस्तानी अवाम से लेकर दिया जाएगा? दूसरा सर, अब आने वाले दिनों में सऊदी वली अहद का विजिट भी है पाकिस्तान में, तो आपको लगता है कि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ मदद मिल सकेगी हमें इस विजिट के बाद? क्योंकि ये कर्जा और अगर डॉलर इसी तरह ऊपर जाता रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कर्जे वापस करना। सना, हमने दो किस्म के फ्लोज यकीनी बनाने हैं। अगर आपने डॉलर को विज रुपए तकवियत देनी है शॉर्ट टर्म में, एक डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, जनीवा के प्लेजेस, कमर्शियल फंड्स। ये काम किसका करने का है? केयर टेकर्स का करने का है। आई एम सॉरी कि उनको तनदही से करना चाहिए, वो स्मार्ट लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। ये मनीज का आगे बता दीजिए कि अगले 3-6 माह में कितने पैसे आने हैं ताकि ये तकवियत मिले। नंबर 2 जो काम करने वाला है, जो SIFC के अंडर है, सऊदी अरेबिया में 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान तशरीफ लाए। मैं उस टेबल पे मौजूद था और उन्होंने कहा मैं 2019 में काम शुरू करेंगे, हम एक रिफाइनरी लगाएंगे। 10 से 20 अरब डॉलर की बात हुई, 10 से 20 बिलियन डॉलर की बात हुई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। एज आई टॉक टू यू, 1% भी पाकिस्तान नहीं आया। इज दैट अ फेयर वे टू गो? मतलब दिल तो फिर मेरा भी दुखता है ना इस चीज पे। अब SIFC के अंडर हमें ये नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो FDI का फ्लो है, चाहे वो रेकोडिक में आ रहे हों, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ रहे हो, ये अगर 2 फ्लोज अगले 6 माह में हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सना आपके रुपए की कदर को तकवियत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये फ्लोज नहीं बना पाते तो प्रेशर रिलीव करना मुश्किल होगा। पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं कि हमें ये काम करना है। वी कांट लेट इट बी। कोई भी ऐसी सूरत नहीं पैदा करनी कि मुल्क को इस तरफ लेके जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात मौजूद थे। डॉलर 330 के ऊपर अपनी उड़ान भर चुका है और न जाने अभी इसने कितना ऊंचा जाना है और रुपए ने कितना नीचे आना है, लेकिन ये जरूर वाजे है कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो चले जितना भी कह ले कि मईशत उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज से निपटने की कोई हिकमत अमली हमें अभी तक नजर नहीं आती है। और यकीनन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिए माशी चैलेंजेस बढ़ते भी जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ को इन मामलात में डायरेक्टली इंटरवीन करके यकीन दहानियां करवानी पड़ रही है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि मौजूदा हुकूमत भले चाहे कुछ वक्त के लिए ही मौजूद है, लेकिन सही तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन माशी चैलेंजेस से भरपूर तरीके से निपटे। इसी नोट के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।